आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई मस्त चलती होगी। और हम आपके लिए तत्पर लगे हुए हैं आपकी तैयारी पर। और आपको पता होगा कि हम आपके लिए रेलवे भर्ती परीक्षा तैयारी करवा रहे हैं। जो विद्यार्थी नए हैं उनको बता देते हैं कि हम आपको रेलवे भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो आरआरबी की तैयारी करवा रहे हैं। अगर पहली बार आप देख रहे हो जानकर सुन लीजिएगा, और नहीं सुनना चाहते तो बात अलग है। वैसे हम विद्यार्थी कुछ ऐसे होते हैं नए नए होते हैं, उनको जानकारी बताना पड़ता है। तो हम मैथ्स रेलवे तैयारी के लिए हम मैथ्स भी कवर करवा रहे हैं, रीजनिंग कवर हो रहा है और जीके जीएस। तो आपको पता हो कि तीनों पोर्शन एग्जाम में आता है, जिससे बाहर का नहीं आएगा। और थोड़ा साइंस आता है, ग्रुप डी में बस। तो आपको इन 3-4 चीज़ों को पढ़कर आपको तैयारी बेहतर करना। तो आपको बता दें पिछले साल के प्रश्नों को आपको देखना पड़ेगा, PYQ प्रश्न किस प्रकार से आए थे। और आपको न्यू एडिशन जो न्यू भर्ती हुई है ना, ALP टेक्नीशियन, JE, RPF, SI का वर्तमान 2024-25 में, उन्हीं भर्ती परीक्षाओं को हम देखते हुए, दृष्टि का ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करवा रहे हैं। ध्यान रखें। तो इस बात पर चिंता ना करें कि पेपर बहुत पहले हुआ था सर, 19 में हुआ था, कैसा करें, अब पैटर्न चेंज हो गया। बिल्कुल पैटर्न चेंज हो गया है। तो वही हम न्यू पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करवा रहे हैं, ये बात ना भूलें। तो विश्वास के साथ पढ़ें, और अगर आप विश्वास रखते हैं तो हम आपके लिए सही जानकारी देकर आपको सही मार्ग में बताएंगे, सही मार्ग पहुँचाएंगे। चलिए तो आप देखिएगा, हम आपको बता दें रेलवे परीक्षा PYQ 2025-26 नाम से प्लेलिस्ट बना है। NTPC, ग्रुप डी, RPF, SI कांस्टेबल, हम तीनों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। तो आप पता ही होगा, एक तीर से 3 शिकार करवा रहे हैं। चलिए लेके चलते हैं आपको जीके जीएस की तरफ। और आपको पता होगा कि हम जीके जीएस का टॉप 20 प्रश्नों का वीडियो लेते हैं, जिसमें से पता है कि आपको 50 प्रश्नों का जीके जीएस आने वाला। चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। टॉप के टॉप 20 प्रश्न देखें, और आपको हम इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, करंट अफेयर, खेल, कंप्यूटर, पूरे के पूरे प्रश्न दिखाते हैं। जिन्हें की टॉप है तो इतिहास के मेन प्रश्न पकड़ लिए, उन्हीं को बता दिया, ऐसा नहीं, पूरे प्रश्न दिखाएंगे जिससे आप प्रश्नों का प्रकार समझ पाओ, समझे। चलिए पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है, उपाधियों के अंत से संबंधित है। ऐसे बोल सकता तो आपका रखना है आर्टिकल नंबर 18। बहुत शानदार प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न, यह प्रश्न अनेक भर्ती परीक्षाओं में, SSC, बैंक, रेलवे, मध्य प्रदेश में वन रक्षा, क्षेत्र रक्षण, जल फेरी, फॉरेस्ट गार्ड हो गए, और MPSI एग्जाम होने वाला जल्द। इस प्रकार से मध्य प्रदेश आरक्षक की बात करें, आपका आरक्षक एग्जाम होने वाला है, महिला परीक्षक होने वाला है। तो जहाँ भी एग्जाम आपका हो, जीके जैसे होगा, वहाँ इस प्रकार प्रश्न मिलेंगे। तो आप ये ना सोचें कि हम रेलवे तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे में काम आएगा, समझे मेरे विद्यार्थियों। अब हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हम आपको प्रोत्साहित करते हैं, जानकारी बताते हैं कि कहाँ काम आ सकता है। कोई विद्यार्थी कहते हैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ ही बोलते रहते हैं, भाई बीच बीच थोड़ा सा बताना पड़ता जानकारी, है कि नहीं। चलिए तो आर्टिकल नंबर 18 बताता है कि उपाधियों का अंत कौन से भारतीय संविधान में, समझे। अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे ISS के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो भारत ने क्या किया है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापना किया है, उसके बारे में पूछ रहा, देखिएगा। तो इसका आंसर आएगा, यह पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थित है। कहने का मतलब ये है दक्षिण ध्रुव में। सीधी बात हिंदी में बोले तो ऑप्शन क्या दे देगा, दक्षिण ध्रुव। अगर देता तो आपका आंसर क्या होता, यही होता, लेकिन थोड़ा सा चेंज अप कर दिया, थोड़ा, समझे। बस बगल में पेन कॉपी रख के बैठना ना भूलें, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग चाहे जीके जैसे, समझे। और जैसे ग्रुप डी आएगा हम साइंस भी चालू करेंगे। चलिए तो आप समझ गए होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो भारत ने स्थापित किया है, भारत ने कहाँ पर स्थापित किया है, पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव में, जिसे निचली कक्षा में भी कह सकते हैं, समझे। चलिए 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव। तो आप देखे होंगे जो पृथ्वी है ऊपर का ध्रुव उत्तरी, नीचे का दक्षिण, यहाँ पर स्थित है आपका ISS। बहुत शानदार प्रश्न आया, इतना डीपली प्रश्न पूछा, क्या बताऊं मैं। देखिएगा 31 दिसंबर 1947 को भारत की संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत का प्रतिनिधित्व अधिकतम था। मतलब जो 1947 में संविधान सभा स्थापित हो रही थी, उस समय चुनाव हुए थे, तो उस चुनाव के समय किस क्षेत्र का बोल रहा है प्रतिनिधित्व, मतलब होता है अधिक लोगों ने चुनाव मतलब भाग लिया था संविधान सभा में निर्माण, ठीक है। तो याद रखेंगे संयुक्त प्रांत, तो संयुक्त प्रांत याद रखेंगे, इस प्रांत में अधिकतम प्रतिनिधि भाग लिए थे और चुने गए थे, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और थोड़ी जानकारी बता दें हम आपको कि 2024-25 में एग्जाम हुए, उन्हीं को हम ध्यान रख तैयारी करवा रहे हैं, तो चिंता ना करें। और रही बात, और जो RPF SI का एग्जाम आप दिए होंगे तो आप पता होगा कि पैटर्न क्या था, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का, वही पैटर्न हम फॉलो करके आप पढ़ा रहे हैं, समझे।
और जो एग्जाम मिक्स प्रश्न आया करते थे पहले, उसी का पीडीएफ हम अभी तो आप प्रश्न दिखा रहे हैं, लेकिन वर्तमान में ऐसा एक एग्जाम हुआ था आरपीएफ को, वहाँ मिक्स प्रश्न नहीं आए थे, समझे, तो आपको अलग अलग प्रश्न मिलेगा। चलिए, और आप एग्जाम दिए हो तो आपको बखूबी पता होगा, और नहीं पता तो जानकारी हम बता रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1985 में आयोजन किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? बम्बई। अब आपको पहली बार बता दूं मैं, इसका प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, थोड़ा सा प्रश्न अलग बोला था, समझे। तो इस प्रकार से हम प्रश्न अलग बोला है, तो आप समझ जाइएगा। 1800 हमने बताया, उस समय बताया भी था कि 1885 में मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना हुआ था। अगर आपको याद होगा, अगर आप पेन कॉपी रख के बगल बैठे होंगे उस समय, और मैं आर बी का जो PY की क्लास पढ़ा रहा उसी में पढ़ाया हुआ मैंने, समझे। तो कहाँ हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में। और आपको अगर बोल देता किसने किया तो आप बताएंगे A.O. हुम ने, समझे। चलिए, तो बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उस समय का जो करंट अफेयर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फसलों को 2019-20 के दौरान भारत में उनके उत्पादन के सही अवरोही मीन्स होता है अधिक से कम कम की ओर, मतलब अधिक उत्पादन से कम उत्पादन की बात कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में अधिकतम किसका उत्पादन होता है? चावल का, फिर गेहूं का, मोटे अनाज का, फिर दाल का, समझे। ये भारत में उत्पादन क्रम है। तो इस आपको वर्तमान में भी याद रखना है, क्योंकि जब उस समय पूछा था एग्जाम में, तो हम एग्जाम का पैटर्न समझ रहे हैं, इस बार भी पूछेगा इस प्रकार का प्रश्न। याद रखिएगा, भारत में चावल के बाद गेहूं, गेहूं की मोटे अनाज, फिर दालें, ये क्रम से अधिक, कम, कम और कम। इस क्रम के अवरोही क्रम मतलब होता है, घटते हुए क्रम को हम क्या बोलते हैं? अवरोही। और बढ़ते हुए क्रम क्या बोलते हैं? आरोही क्रम, समझे विद्यार्थियों। चलिए, अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, किस लेखक ने नन्हे बच्चे स्वामी से जुड़ी अपनी कहानियों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में मालगुड़ी नामक छोटी सी गांव की परिकल्पना की? तो आप पता नहीं मेरे विद्यार्थियों, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए एक कहानी बनाई गई है। तो उस कहानी का आप देखें, मालगुड़ी नामक छोटे से गांव की परिकल्पना की गई है। और आप पता होनी चाहिए, हम पहले बता चुके हैं कि लेखक और संबंधित रचना का प्रश्न आएगा, मतलब आएगा। अगर आप पढ़ते हो तो नंबर पकाओगे, ये बात हम गारंटी से बोलते हैं। तो आर के नारायण याद रखेंगे। आर की अगर बोला जाए आपको मालगुड़ी किसकी रचना है, तो क्या बोलेंगे? आर के नारायण। और इसको कई बार पूछा जा चुका है एग्जामों में। चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग टॉपिक उठा के पढ़ सकते हैं समय रहते हुए। अगला प्रश्न देख पा रहे आप लोग, और कंप्यूटर का प्रश्न आएगा, ये बात भी पता होनी चाहिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, लेकिन इसके अंदर नहीं है। तो आपने यहाँ दो जानकारी पढ़ी, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इनपुट जो जानकारी इन करता है, आउटपुट मतलब जो जानकारी बाहर करता है। तो मॉनिटर भाई, आप मॉनिटर के माध्यम जानकारी देख सकते हो, जानकारी को बाहर करता है। प्रिंटर भी बाहर करता है। स्पीकर आप जानते होंगे, आवाज़ को बाहर करता है। तो वो आउट है, आउटपुट। इनपुट तो स्कैनर क्या होता है आप पता होगा, स्कैनर स्कैन करता है, मतलब जानकारी इन करता है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि प्रश्न क्या आ सकता है। इनपुट आउटपुट डिवाइस आपको पढ़ना पड़ेगा, समझे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सभी ATMs को जोड़ने का काम करता है? याद रखेंगे, जो आपका आएगा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। तो जो भुगतान निगम होता है, जो करता है सभी ATMों को जोड़ने का काम करता है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र का प्रश्न ध्यान रखें, तो आपको बैंकिंग से संबंधित प्रश्न भी आने की संभावना है, याद रखिएगा। तो जितने भी ATM है, भारत के सभी ATMों को आपस में जोड़ने का या कनेक्टिविटी करने का काम किसका है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। चलिए, अगला प्रश्न देख पा रहे आप लोग, आधुनिक प्रिंटर, अभी प्रिंटर की बात हुआ था, है कि नहीं। प्रिंटर, आधुनिक प्रिंटर की गति की गणना के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? यह कंप्यूटर का प्रश्न ध्यान रखें। अभी जैसे इसके पहले हमें इनपुट आउटपुट का प्रश्न आया था, तो हमने स्कैनर को क्या बोले थे? इनपुट डिवाइस है। बाकी सब क्या थी? आउटपुट डिवाइस है कि नहीं। चलिए, तो आपको पता होना चाहिए, जो प्रिंटर होता है, प्रिंटर जो प्रिंट करने का काम करता है, तो उसकी गति को मापन करना चाहते हो आप लोग, याद रखेंगे। इसके लिए हमें PPM का उपयोग किया जाता है ना, क्या?
PPM का उपयोग किया जाता है प्रिंटर की गति का मापन करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ। उस समय का प्रश्न है जी करंट अफेयर के रूप में, निम्नलिखित में से कौन सा देश ने 2018 में फीफा विश्व कप की मेजबानी की? याद रखें फीफा, याद रखना किस खेल से संबंधित आप बोला जाए तो क्या रखेंगे याद? फुटबॉल। और फुटबॉल में एक पक्ष खिलाड़ी कितने होते हैं? 11 होते हैं। और मेरे विद्यार्थियों फीफा का प्रश्न कई बार आता है और आता रहेगा। 2018 फीफा की मेजबानी किसने की थी? याद रखेंगे तो आपका रूस आएगा, समझे। और इस प्रकार से आप अगर आपको पूछता रहे तो आपको बननी चाहिए, समझे। तो आप अगली बार आपको और प्रश्न पूछ लेगा कि आगामी दिन में कब होगा, पिछला कब हुआ था, किसने जीता था, ठीक है। तो आप लोग इसका प्रश्न उठा के पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि अगर आप डिटेल प्रश्न पढ़ना चाहते हो इन्हीं प्रश्नों का तो कमेंट कीजिएगा। तो कमेंट अभी तक किसी ने किया नहीं है तो इसका मतलब हो गया कि मैं नहीं बताऊँगा। मैं सिर्फ आपको प्रश्न दिखाऊँगा, थोड़ा जानकारी ऐड करके बता दूँगा, बाकी आप लोग पढ़ते रहो। जब आप चाह ही नहीं रहे भाई, आप पढ़ना ही नहीं चाहोगे तो हम क्यों बताएं फिर? हमारी तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं जानकारी बताने का पिछले साल के प्रश्नों के माध्यम से किस प्रकार प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, शानदार प्रश्न आया। जनगणना का प्रश्न भी आपको आएगा, जी प्रश्न बता दिया आपको, समझे। जनगणना भी पढ़ लीजिएगा। 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे कम शहरीकृत राज्य है? तो भारत कौन सा राज्य हमें बोल रहा है ऐसा राज्य का नाम बताओ जहाँ सबसे कम शहर है, मतलब सबसे ज़्यादा गांव कह सकते हो। तो आप बोलेंगेगा हिमाचल प्रदेश, राजधानी क्या है? शिमला, और एक क्या होती है? धर्मशाला। धर्मशाला, दो राजधानी ध्यान रखेंगे, एक शीतकालीन एक क्या है? ग्रीष्मकालीन। इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में क्या है? सबसे कम शहरीकृत वाला राज्य पूरे भारत में है। और आपको ऐसे पढ़ते रहना। 2011 की गणना पढ़ लीजिएगा। कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है, साक्षरता पूछ सकता है, घनत्व पूछ सकता है, लिंगानुपात पूछ सकता है कि नहीं। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग। अगला प्रश्न हमें बताना चाह रहा है कि भाई योजना भी पढ़ लो, योजना का भी प्रश्न आएगा, समझे। प्रश्न ऐसा नहीं कि प्रश्न पिछले बार का है अब काम नहीं आएगा। तो मेरे भाई प्रश्न तो बता रहा है कि योजना का प्रश्न आया करके, ये बात नहीं समझे आप क्या? परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप योजना के बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। योजना प्रारंभ कब हुई, उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या रखा गया था, समझे। इन सब पढ़ना पड़ेगा, याद रखें। तो कौन सा कथन सही नहीं है ये कह रहा है, तो याद रखिएगा। हमें पहला कथन, इस योजना के अधीन प्रत्येक किसान को बीजों, फसलों की कटाई और उपज की ढुलाई के लिए 3 वर्ष में 20,000 प्रति एकड़ की राशि प्रदान की जाएगी, ये लक्ष्य था, ठीक है। इसे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और फसल कटाई, बुवाई और ढुलाई के लिए प्रति 3 वर्षों में 20,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा, ये बात कही गई थी, तो सही बात है। इसका शुभारंभ अप्रैल 2015 में किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन तीसरा और ऑप्शन चौथा बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऑप्शन नंबर दूसरा आपका सही नहीं, समझे। चलिए ये आपका आंसर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हम आपको बता ही चुके हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रश्न भी आएगा। तो GPS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके पहले सही नहीं कह रहा था, यहाँ सही है। तो लास्ट में जो बात बोल रहा, याद रखिएगा, सही है बोल रहा है, तो इससे रूस ने विकसित किया, जी गलत बात है। तो G और PS, GPS जानते हैं आप लोग, जिसे हम यहाँ की जानकारी पता लगा सकते हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ बैठा है, किस प्रकार के कार्य कर रहा है, या ठीक है कौन सा डिवाइस कहाँ पर स्थित है। तो GPS के माध्यम से हम जानकारी बहुत सारा इकट्ठा कर सकते हैं। तो GPS का विकास या विकसित किस देश ने लॉन्च किया है, ये आपको होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आप लोग नहीं बताओगे, अगर अगले बार पूछ लेगा तो आपका घाटा हो सकता है, तो आप बताइएगा। पर्वत बिल्डिंग ब्लॉक GPS सिग्नल के लिए बाधा बन सकती है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप पता होना चाहिए, घने जंगल, पर्वत, ब्लॉक, बड़े बड़े बिल्डिंग क्या करते हैं, GPS सिग्नल के लिए बाधा बनते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका पूर्ण रूप गलत है, ये भी गलत है। तो आपका होमवर्क 2 है, किस देश ने विकसित किया और GPS का पूर्ण रूप क्या है। 2 होमवर्क हम यहाँ पर दिए हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे और देख के नहीं भागोगे, मुझे उम्मीद है पढ़ने वाले बच्चे हो तो जरूर बताओगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं,
और विश्व बैंक का गठन। आपको पता है हमारे विश्व में दो प्रकार की वित्तीय संस्थाएं बड़े बड़े, कौन कौन से? एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF कहते हैं और दूसरा क्या? विश्व बैंक। ठीक है, दोनों जो ऐसी संस्थाएं हैं जो विश्व में आर्थिक स्थिति को ठीक करने, सुचारू संचालित करने में यह हम योगदान कर, इनका क्या है? योगदान। समझे क्या है? योगदान है। और रही बात यहाँ पर हमें बोल रहा है, बहुत मैं पहले बता चुका हूँ मेरे विद्यार्थियों कि आपको क्या पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संगठन, मुख्यालय, वर्तमान में निदेशक कौन है, पहले बता चुका हूँ। और देखो वैसे प्रश्न आ रहा है। तो IMF और विश्व बैंक का गठन 1940 में हुआ है। इसका मुख्यालय किस शहर में? जी बोल रहा है। इसके पहले हमें प्रश्न पूछा था एशियाई डेवलपमेंट बैंक का निदेशक कौन है, तो हमने अत्सु को मस्कावा गावा कुछ बोले थे, आस्का गावा कुछ था कि नहीं? उसी प्रकार से आपको दोनों बैंकों का मुख्यालय कौन सी जगह? DC में है, मतलब हम कह सकते हैं अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में, याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में है, राजधानी उसकी कौन सी जगह? DC है। यहीं पर IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय है जो 1944 में स्थापना हुआ है। समझे? चलिए, और हम अब कमेंट बॉक्स में चाहेंगे होमवर्क ग्रुप में इन दोनों का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? पूछेगा, पूछेगा मतलब पूछेगा। पढ़ोगे तो याद होगा, लिखोगे तो याद होगा, पेन कॉपी रख के बैठोगे तो याद होगा। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न आया है और यह प्रश्न हमें GD में कई बार पूछा है। मौर्य वंश के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है और जो प्रश्न आप देख पा रहे होगे अनेक भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखिएगा हमें क्या बोलता है, यहाँ पर हमें कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, या चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौन थे, तो भी आप पता होना चाहिए। विष्णुगुप्त थे, ध्यान रखना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि कौन थे? विष्णुगुप्त थे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? चाणक्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चाणक्य भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? कौटिल्य भी कहते हैं। समझे? तो विष्णुगुप्त बोले, चाणक्य बोले, कौटिल्य बोले, बात एक ही है। वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी कवि हुआ करते थे। और मौर्य वंश के प्रथम राजा कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखना, मौर्य वंश के राजा। और दूसरे राजा कौन रहेगा? बिंबिसार। कौन रहेगा? बिंदुसार। बिंदुसार, बिंबी नहीं, बिंदुसार। इसका बेटा कौन? सम्राट अशोक। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर सम्राट अशोक। इसके बेटा संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा, दो बेटे। ठीक, एक बेटा एक बेटी। इस प्रकार से याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मुझे कौन? विष्णुगुप्त। और इसकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र ये मत समझना कि अर्थशास्त्र एक अर्थशास्त्र विशेष पुस्तक नहीं है, ये एक राजनीतिक मौर्य वंश कालीन क्या है? पुस्तक है, जो मौर्य वंश की राजनीतिक जानकारी बताती है और कितनों बार पूछ चुका है इनके बारे में। समझे? अगला प्रश्न देख पा रहे आप लोग, बहुत शानदार प्रश्न आया है। अभी हमने बात किए थे अंतर्राष्ट्रीय बैंकों की, IMF और विश्व बैंक का 1940 स्थापना हुआ, वाशिंगटन DC में, संयुक्त राज्य अमेरिका पड़ता। हमने होमवर्क दिए हैं कि उनके दोनों के अध्यक्ष वर्तमान में क्या है। उसी से संबंधित प्रश्न फिर पूछ लिए। देखिएगा, प्रत्येक वर्ष विश्व बैंक समूह, अभी जो हम नाम बोले ना, IMF और विश्व बैंक, दोनों क्या है? विश्व बैंक समूह है, द्वारा व्यापार करने की सुगमता संबंधित सूचकांक को जारी किया जाता है। तो जो भी व्यापार संबंधित सूचकांक हैं, वित्तीय संबंधित समाधान है, निर्देश है, सब कौन जारी करेगा? विश्व बैंक समूह करेंगे। कौन कौन? IMF और विश्व बैंक। समझे? चलिए, और आप अगला प्रश्न फिर देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न आया है। यहाँ पर हमें क्या रहा विद्यार्थियों, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे सारनाथ में। अगर आपको और कह देता अशोक स्तंभ कहाँ है, अशोक स्तंभ कहाँ है, जो सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया है। अभी हम बात कर रहे थे सम्राट अशोक, तीसरे नंबर के राजा मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक, संघमित्रा, और उसकी कौन है? वो बेटी है, और महेंद्र कौन? बेटा है। तो जो सम्राट अशोक जब राजपाट कर रहे थे उस समय उन्होंने एक सिंह, मतलब जानते हैं शेर के चतुर्मुख वाला स्तंभ बनवाया है, जिसको कहाँ पर स्थित? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ? उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे, तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित, यहीं पर क्या है? सिंह चतुर्मुख है, जिसे किसने बनवाया है? अशोक ने, हम बता चुके हैं। और आप पता होगा अशोक स्तंभ, जो अशोक स्तंभ आप देखे होंगे ना, अशोक स्तंभ कहाँ पर है? सारनाथ में। और कहाँ पर है आप पता होनी चाहिए, कहाँ पर मिलता है आपको बताइएगा। राष्ट्रीय चिन्ह है कि अशोक स्तंभ। फिर अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार प्रश्न आए, फिर से देखिएगा।
उलटबंसी किस भक्त कवि का एक विशिष्ट योगदान है? तो याद रखेंगे कबीर, कबीरदास, सूरदास, तुकाराम, नानक, ये सब आप क्या हैं प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो उसमें कबीरदास और सूरदास की जो अनेक कविताएं लिखी गई हैं, तो आप पता हो कविताएं बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध कविताएं कबीरदास सूरदास की, उनमें से क्या उलटबंसी किसकी है? कबीरदास, समझे। अगला प्रश्न देखिएगा, फिर हमें बोलता है कच्छ के महान रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है मतलब 3 ऑप्शन होंगे जो सत्य होंगे, एक असत्य होगा। देखते हैं। यह कच्छ वासियों द्वारा बनाया गया है, बिल्कुल सही बात है। कच्छ का रण कहाँ पड़ता है? पहले सुन लीजिएगा, गुजरात में, याद रखिएगा गुजरात में, समझे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे संबंधित प्रश्न कुछ भी आता रहता है। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है कि नहीं? पहली बात, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, आज ये भी याद रखें, गांधीनगर। चलिए अब बात आती है यहाँ पर कि कौन सा कथन असत्य है? बाकी 3 सत्य होंगे। तो दूसरा, यह कच्छवासियों द्वारा बनाया गया, बिल्कुल सत्य है। यह थार रेगिस्तान में मौजूद एक दलदली लवड़ है, सॉरी लवड़ी दलदल है, थार रेगिस्तान। अब और देखिएगा, तो थार रेगिस्तान आप पता है कहाँ पर पड़ता है? आप गुजरात में, और जो राजस्थान के एरिया है ना उधर पड़ता है। वैसे तो थार का जो नाम आता है अधिकांश राजस्थान में आता है कि नहीं? कहाँ पर? राजस्थान में आता है। और राजस्थान राजधानी क्या है? जयपुर है। क्या मेरे जयपुर है? और जयपुर राजधानी क्या है? फिर जयपुर हम क्या बोलते हैं? गुलाबी नगर। क्या बोलते हैं मेरे? गुलाबी नगर या पिंक सिटी के नाम जानते हैं राजस्थान राजधानी को। और जो थार रेगिस्तान है ये आपका गुजरात और राजस्थान में स्थित है, अधिकांश राजस्थान में है। तो वहीं रेगिस्तान में एक लवड़ी दलदली क्या दलदल है, ये कौन है? कच्छकरण, आज रखिएगा दलदल है। अगला, यहीं पर राजहंस बड़ी संख्या में आवास के लिए आते हैं। प्रवासी पक्षी जो, उनका नाम क्या है? राजहंस। जो हंस आप जानते होंगे, तो उनका नाम एक विशेष क्या है? राजहंस। जो राजहंस हुआ करते हैं वो यहाँ पर क्या आते हैं? आवास के रूप में आते रहते हैं, प्रवासी रूप में। लेकिन यह मीठे पानी की झील नहीं है। यह कौन सी पानी की झील है? खारे पानी की। यहाँ खारा पानी रहता, समझे। चलिए, इस प्रकार से हम आपके लिए प्रश्नों का भंडार लेकर आए विद्यार्थियों। तो आप पढ़ते रहो और हमारे साथ जुड़ते रहो। अगला प्रश्न आप फिर देख पा रहे होंगे, भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? बहुत शानदार प्रश्न आया, फिर बार बार बोलूंगा मैं, इसको कई कितानों बार अनेक भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और हम रेलवे की तैयारी करवा रहे हैं, ध्यान रखें रेलवे के एग्जाम ऐसे प्रश्न होते हैं विद्यार्थियों, और आप पहले बात कर चुके हैं 3 भर्ती परीक्षा तैयारी एक साथ चल रही है। और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं रेलवे में जो रिपीट होते हैं मतलब होते हैं। एनटीपीसी में काम आएगा, ग्रुप डी में आएगा, आरपीएफ एसआई में तो हो चुका एग्जाम, कांस्टेबल में काम आएगा। तो यहाँ बात कर रहे हैं मुगल शासक का नाम क्या रहेगा? जहांगीर। तो मुगल वंश के पहले शासक याद रखें बाबर, जो 1526 में, समझे, 1526 में अपने साम्राज्य की स्थापना किया था बाबर ने, समझे। चलिए, तो उन्हीं साम्राज्य के शासक का नाम जहांगीर है। जहांगीर ने सूरत, और सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। अगर आप पूछ ले तो बनी चाहिए भाई गुजरात में, समझे। गुजरात के सूरत में कारखाना स्थापित करने की अनुमति मुगल बादशाह है जहांगीर ने दी थी अंग्रेजों को। कहाँ पर कहेगा? तो सूरत, और सूरत गुजरात में। ये भी अपने आप प्रश्न है, किसने? जहांगीर ने। कौन से वंश के राजा बोलेगा तो क्या बोलोगे भाई? क्या बोलोगे? जहांगीर मुगल वंश का शासक है। पहला शासक कौन कहलाता है? बाबर। चलिए, तो हमने बता चुके 1526 में अपने साम्राज्य स्थापना किया है। इस प्रकार से मेरे विद्यार्थी, मैंने आपके लिए टॉप 20 प्रश्न लेकर आया था, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्नों को देखे होंगे, लास्ट तक देखें, इसके लिए आपके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। वैसे तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप पढ़ें लिखें। जब हम आपके लिए मेहनत कर सकते तो आपका फर्ज बनता है आप भी मेहनत करें। सफलता के लिए कदम पीछे नहीं हटाना, बढ़ते रहो, सफलता भी जरूर मिलेगी। सब्र का फल मीठा होता है मेरे विद्यार्थी, लेकिन सब्र इतना भी नहीं करना कि फल पक्के खराब हो जाए। तो हमें सब्र इतना करना है, मेहनत करके हमें सब्र करना है, तब सही रहेगा। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना भूलें। और प्लेलिस्ट का नाम बता चुके हैं, जहां आपको मिलेगा मैथ से मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा और जीके भी मिलेगा। चलिए, धन्यवाद आपका, आपने हमें देखा।